गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 261 और इसी का हम लोग पूरे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है। आरबीआई के द्वारा मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए नगद आरक्षित अनुपात की वृद्धि के द्वारा भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। वैधानिक तरलता अनुपात की वृद्धि द्वारा भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बैंक दर में वृद्धि के द्वारा भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यानी मुद्रास्फीति को इन तीनों विधि के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करना सही है। तो इसको जो देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाता है और साथ ही जो देश के अदृश्य संपत्ति के संचय में सहायता करता है, इस दोनों परिभाषा के द्वारा हम मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा को परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 का सी 2 और 4 सही है। यहाँ से कुछ और बात को देख लेते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर बात करें कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थित है। सभा सार पहल किस मंत्रालय से संबंधित है। सभा सार पहल का संबंध पंचायती राज्य मंत्रालय से हो जाएगा। 3 का 2 नंबर है। 18वीं सदी में भारतीय इतिहास में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुआ था। हमारे भारतीय इतिहास में जो 18वीं सदी में जो कर्नाटक युद्ध हुआ वह 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक रहा और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक रहा और इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडुचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न। अब तक कितने विदेशी नागरिक को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो 2 व्यक्ति, अब अभी तक ऐसे 2 विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति है नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हीं 2 व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा एक संस्था की स्थापना किया गया था, खुदाई खिदमतगार। 1929 में खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया है। यहाँ देख लीजिए 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि तंजौर स्थित राज्य राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तंजौर स्थित राज्य राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम के द्वारा कराया गया था। 7 का 1 नंबर सही हो जाएगा। अगर देखें कि राजेश्वर मंदिर को विश्व यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया है, तो इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधारित तत्व किसे माना जाता है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधारित तत्व तापमान एवं वर्षा को माना जाता है। 8 का 3 नंबर हो जाएगा, तापमान एवं वर्षा। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उपाय आता है। तो मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए जो राजकोषीय उपाय है वह है निजी व्यय को कम करना,
गैर विकासात्मक सरकारी व्यय में कमी करना और घाटे की वित्त पोषण से बचना, ये सभी कारण आते हैं। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और यह सफल रहा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बारडोली सत्याग्रह, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया और यह सफल रहा। यह गुजरात में हुआ था और यहीं पर इसी सत्याग्रह के दौरान यहाँ के महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था, सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक पीड़ाहारी है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो पीड़ाहारी है यानी एनाल्जेसिक है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 एस्पिरिन। एस्पिरिन इसका सही उत्तर है। 22 नंबर में कॉलम 1 और कॉलम 2 के मिलान करना है। जाइलम का कार्य क्या हो जाएगा? तो जाइलम से याद रखिए जल, ज से जल, यह जल का परिवहन करता है। और फ से फल हो जाएगा, ये फल का परिवहन करता है। ये बहुत ही आसान है, यानी जाइलम से जल और खनिजों का परिवहन किया जाता है। 2 नंबर फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है और एक है रंध्र, यह गैसों का विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा अंग शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है और विष हरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विष हरण में कौन सा पार्ट है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यकृत। यकृत इसे लिवर कहते हैं और यह शरीर के सबसे बड़ा अंग भी है। अगर बात करें कि पीत का उत्पादन कहाँ होता है, पीत का उत्पादन और स्राव, ये 2 चीज पूछा जाता है। तो पीत का उत्पादन यकृत में होता है और इसका स्राव जो है, जमा जो है, वह पित्ताशय में होता है। उत्पादन यकृत में होगा और जमा पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपस हो जाएगा, जो कान की हड्डी है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगर बात करें फीमर की, तो यह मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है, फीमर, जो पैरों में पाया जाता है। आरएनए के बारे में कौन सा कथन गलत है? आरएनए के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आरएनए यह आमतौर पर एक द्विरज्जुक अणु होता है, बिल्कुल गलत है। जो आरएनए होता है वह द्विरज्जु नहीं, एकल होता है, सिंगल होता है। डीएनए डबल होता है और आरएनए सिंगल पाया जाता है, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर 3 गलत है। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से चयन करना है। तो झारखंड की स्थापना कब हुआ? तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था। 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ था और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को किया गया और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। तो देख लीजिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले हुआ अरुणाचल प्रदेश का, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, फिर सबसे लास्ट में तेलंगाना की स्थापना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार श्रेणी में शामिल है? मौलिक अधिकार के श्रेणी में कौन शामिल है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 में दिया गया है अनुच्छेद, यह मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में इसका जिक्र किया गया, यह भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, यह एक कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख 300 के क में किया गया, तो यह एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार यह 29 से 30 में किया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार 19 से 22 तक किया गया है। और एक समता और समानता का अधिकार होता है जिसका उल्लेख 14 से 18 तक किया गया। तो ये सभी मौलिक अधिकार है, सिर्फ 4 नंबर मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें से कूट में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1 2 3 5 6 मौलिक अधिकार है। चलिए देखिए 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख हमारे संविधान में भाग 4 में किया गया और अनुच्छेद की अगर अब बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 सही है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक
स्मारक या स्थान या वस्तु का विरूपण, विनाश व अपसारण से संरक्षण, लोगों के पोषाहार स्तर को बेहतर बनाना और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये सभी बातें जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही होगा। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों की पहचान कीजिए। जो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, लेकिन कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों हैं। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा भी है और साथ ही साथ विधान परिषद भी है, जैसे कि बिहार राज्य है जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, कर्नाटक में भी है आपका, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना है, ये 5 राज्यों में है। और पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। 5 राज्य तो हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। और एक छठा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी आपका द्विसदनीय विधायिका है, यानी विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों वहां पर है। चलिए 51 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि एक ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो ट्रांसफार्मर का के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो यह केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी पर काम करता, बिल्कुल सही है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ अल्टरनेटिव करंट पर ही काम करता है, एसी पर ही काम करता है, डीसी पर नहीं। ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या है? ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप, यानी ये वोल्टेज को कम करेगा या फिर बढ़ा कर देगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता और धारा को कम कर देता है, बिल्कुल सही है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है उसमें यह वोल्टेज को कम कर देता है, वोल्टेज को कम करके देगा, इसलिए द्वितीय सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होता है। अगर यह प्राइमरी क्वाइल है, प्राइमरी वाइंडिंग है, तो द्वितीय वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होता है, तब अगर कम होगा तभी तो ये वोल्टेज को डाउन करके देगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑप्शन गलत था। और यहाँ से एक चीज और पूछता है कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन मेथड पर यह काम करता है। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया कि 2 उपग्रह ए और बी एक ही कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ए का द्रव्यमान बी से दोगुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? ए का द्रव्यमान जो है वह बी से दोगुना है, तो ए और बी की गति समान होगी, बस ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 पौधों को निश्चित रूप से एक ही प्रजाति का कहा जा सकता है यदि वह क्या हो तो? 2 पौधों को निश्चित रूप से एक ही प्रजाति का कहा जा सकता है यदि वह एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं और बीज बना सकते हैं, तब उसे हम एक ही जाति का कह सकते हैं। 53 का 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाओं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास किस चीज का अभाव होता है? विभाज्योतक उत्तक जो है उसमें कोशिकाएं जो है अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उसमें रसधानी का अभाव पाया जाता है। 54 का 1 नंबर हो जाएगा रसधानी। अगर बात करें इस उत्तक की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो विभाज्योतक उत्तक का खोज 1943 में डी कैर के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसे, या फिर इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, का उपयोग बेकिंग पाउडर में एक एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसके एंटासिड गुण का कारण क्या है? तो इसके एंटासिड का कारण यह है कि यह पेट में उपस्थित सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड को उदासीन कर देता है, और क्योंकि यह एक दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है और यह हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी अम्ल को उदासीन कर देता है। सिंपल भाषा में यही समझे कि पेट में हाइड्रोजन क्लोराइड पाया जाता है तो उसको उदासीन कर देता है। 61 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि राणा सांगा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राणा सांगा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत है कि वह राणा सांगा जो है राणा कुंभा के पुत्र था, बिल्कुल गलत है।
राणा सांगा महाराणा रायमल का पुत्र था, महाराणा रायमल का पुत्र था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगर बात करें तो 1511 ईस्वी में उसने महमूद द्वितीय को बंदी बनाया था, बिल्कुल सही है। उसके काल में घटोली का युद्ध हुआ था, राणा सांगा के काल में घटोली का युद्ध हुआ था। और ये घटोली का युद्ध कब हुआ? इसे खतोली का युद्ध भी कहा जाता है, हातोली का युद्ध भी कहा जाता है, या फिर घाटोली भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो यह 1517 ईस्वी में हुआ था खातोली का युद्ध। तो 61 का ऑप्शन नंबर 1 गलत था। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध जो है यह कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, और यह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र वायनाड पर अधिकार कर लिया था। तो इसमें दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन समाज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कौन सा कथन है जो मुगल समाज के बारे में गलत था? तो तुर्की लेखकों ने राजाओं को भी जमींदार कहा था, बिल्कुल गलत। तुर्की लेखक ने उन्हें जमींदार नहीं कहा था, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ हुम के द्वारा किया गया था बंबई में, और इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। अभी इस ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कौन कौन ने अध्यक्षता किया था। तो एओ हुम इसके संस्थापक रहे, तो अध्यक्षता एओ हुम के द्वारा नहीं किया गया है। बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना, और यह 1887 में कांग्रेस के अध्यक्षता किया। रमेश चंद्र दत्त ने 1899 में अध्यक्ष बने। फिर आपका विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा नहीं किया गया था। उसके बाद फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी यानी बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से 2, 3 और 5 हो जाएगा, 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अहोम शासक ने अपना नाम बदलकर स्वर्ण नारायण रखा था? स्वर्ण नारायण जो है यह नाम किसने रखा? तो तुहुंग मुंग के द्वारा रखा गया था। 65 का 3 नंबर है। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। 66 में 3 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 प्रतिबंधित कीर्ति विनिमय दर सरकार और बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। 66 का 2 नंबर केवल सही है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 67 का देख लेते हैं। यह सरकार की ओर से भुगतान को स्वीकार करता है, यह सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन का कार्य करता है, यह सरकार को बैंकिंग और वित्तीय मामलों पर परामर्श देता है, यह सरकार के सभी चालू खाते के नकद कोष को अपने पास रखता है। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अंग लसिकानु के परिपक्वन और विभेदन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है? तो थाइमस और अस्थिमज्जा। थाइमस और अस्थिमज्जा जो है यह लसिकानु के परिपक्वन और विभेदन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है। 81 का 1 नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन बाह्य स्थान संरक्षण विधि की सही पहचान करता है? बाह्य स्थान संरक्षण विधि का सही पहचान एक वनस्पति उद्यान में दुर्लभ पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करना, यही जो है यह बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि का सही पहचान है। 82 का 2 नंबर है। इस सेट में आपका 62 नंबर 61 नंबर सेट में आपका थोड़ा प्रश्न जो है लंबा है, ऑप्शन भी लंबा लंबा दिया गया, बड़ा बड़ा दिया गया है, ठीक है। तो बीच में आपका 1-2 सेट में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मिक्स प्रश्न आपको इस हर सेट में अलग अलग तरह से डिजाइन किया गया है। मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मानव हृदय के बारे में इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है कि बायां निलय शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। 83 का 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न 84 नंबर, लुई पाश्चर। इसमें सूची 1 का 2 का मिलान करना है। एक तरफ वैज्ञानिक का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ सिद्धांत और नियम दिया गया है। लुई पाश्चर ने किण्वन का सिद्धांत दिया था। किण्वन का सिद्धांत लुई पाश्चर के द्वारा दिया गया। डोबेराइन ने त्रिक नियम दिया था। मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी का नियम दिया गया। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लांक ने किया।
आवर्त सारणी मेंडलीफ, किण्वन का सिद्धांत लुई पाश्चर, त्रिक नियम टोबेराइन के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों का सही वर्णन करता है? तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1983 में किया गया, बिल्कुल गलत है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला गलत था। भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। भारत में कुल 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। रामसर स्थल शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए है, तो बिल्कुल गलत है। जो रामसर स्थल है वह शुष्क भूमि नहीं बल्कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है। और भारत में सभी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो बिल्कुल गलत है। सभी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर के यूनेस्को सूची में शामिल नहीं किया गया, तो इसमें से केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 सही था। 91 नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें एक तरफ देश और दूसरे तरफ राजधानी दिया गया और कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, बिल्कुल सही है। कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल, बिल्कुल गलत है। कनाडा की राजधानी हो जाएगा ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन। बाकी सभी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन नंबर 2 गलत था। वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में आयोजित किया गया था। अप्रैल 1936 में। चलिए कुछ और पॉइंट के बारे में जिक्र कर लेते हैं। बिहार में किसान सभा का गठन कब किया गया था? बिहार में किसान सभा का गठन 1928 ईस्वी में किया गया। अगर पूछ दे यहाँ से कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, एक चीज देखिए, बिहार में किसान सभा का गठन 1928 में किया गया और बिहार अगर प्रांतीय पूछ दे तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1929 में किया गया। दोनों बातों में थोड़ा डिफरेंस है प्रांतीय का, तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? जब ब्रिटिश शासन था उस समय भारत में उद्योग का विकास नहीं हुआ है। इसका प्रमुख रीजन यह है, रीजन तो बहुत सारे हैं। भारत को क्या था, एक उत्पादक समझ लिया गया। भारत से माल का उत्पादन कच्चे माल का उत्पादन कर ब्रिटेन में ले जाया गया, वहां से फिर वस्तुओं का उत्पादन करके फिर भारत में बेचा गया, भारत को बाजार बना दिया गया। यानी यहाँ से कच्चे माल का उत्पादक भारत को बनाया गया और फिर यहाँ से कच्चे माल का उत्पादन कर ब्रिटेन में वस्तुओं का निर्माण किया गया और साथ ही फिर उसे बेचने के लिए भारत में ही लाया गया, यानी भारत को बाजार बना दिया गया। तो इससे भारत में जो छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सभी का विनाश हो गया, धीरे धीरे करके समाप्त हो गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि भारी उद्योग का अभाव। यहाँ पर भारी उद्योग का अभाव था, इस वजह से भारत में उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हो पाया। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में किया गया था और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 94 का 4 नंबर हो जाएगा। अगर राजा राम मोहन राय का अगर जिक्र आया है तो आत्मीय सभा एक आता है कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ही किया गया था। केशव चंद्र सेन की बात करें तो केशव चंद्र सेन के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था और यह 1825 में किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो यह भारत और जापान के बीच में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो नील विद्रोह कब हुआ? तो नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 1856 के बीच में हुआ था। दक्कन विद्रोह 1874 से लेकर 75 के बीच में हुआ था और सिपाही विद्रोह 1857 से लेकर 57 से 1859 के बीच में यह सिपाही विद्रोह हुआ था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले संथाल विद्रोह आएगा 1 नंबर पे, उसके बाद फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, उसके बाद फिर ढक्कन विद्रोह आएगा। पीएम राहत योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पीएम राहत योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिक
दुर्घटना पीड़ित को 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार 7 दिन के भीतर दिया, यानी 7 दिन तक मिलता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों के सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा का जानकारी देता है? तो पहले अनुसूची में हमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है और इसका उल्लेख भाग 1 में किया गया है। भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। क्यूल नदी निकलता है कहां से? तो क्यूल नदी तीसरी पहाड़ी गिरिडीह जिला से निकलता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तीसरी पहाड़ी गिरिडीह जिला जो झारखंड में स्थित है। बलथर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बलथर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है। चलिए देखिए 112 नंबर प्रश्न, 10 न्यूटन का एक बल किसी पिंड पर क्रियाशील है यदि बल का लगाव बिंदु घूर्णन अक्ष पर हो और इस बल का घूर्णन 5 न्यूटन मीटर हो तो घूर्णन अक्ष के पर कितनी दूरी पर बल आरोपित होगा? तो इसका एक फार्मूला होता है बल आघूर्ण इक्वल टू, यानी बल आघूर्ण बराबर बल यानी फोर्स गुना बल बाहु यानी डी। तो डी बराबर हो जाएगा बलाघूर्ण यानी बल आघूर्ण बटा में ए फोर्स 5 बटा में 10 यानी 0.5 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है 0.5 मीटर। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 प्लेटिनम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। 14 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है? तो प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 3 सही है प्रोजेस्टेरोन। पहियान विलयन फेहिंग विलयन निम्न में कौन सा है? फेहिंग विलयन जो है इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी हो जाए कॉपर सल्फेट इंटू सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक फेहिंग विलयन है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की कुछ प्रमुख प्रस्तावों योजनाओं को संबंध वर्ष के आधार पर सही आरोही क्रम में पहचान करें। तो 122 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव लाया गया पहले 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में लाया गया। सीआर फार्मूला को 1944 में लाया गया था और वेवेल योजना 1945 में आया था। तो यह आपका क्रम वाइज है, पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, सीआर फार्मूला, फिर लास्ट में वेवेल योजना आता है। जन प्रतिनिधि अधिनियम निम्न में किस वर्ष अस्तित्व में आया था? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में आया था, अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्न में से किसने कहा था कि यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो यह कथन केटी शाह का था। केटी शाह ने कहा कि यह ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। बिहार में हथिया नक्षत्र का संबंध किससे है? आप लोग बहुत लोग सुने होंगे हथिया नक्षत्र के बारे में कि यह गरजता ज्यादा है बरसता कम है। तो हथिया नक्षत्र जो है यह मानसून की वापसी के समय होने वाली वर्षा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूरबीन की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो दूरबीन की विभेदन क्षमता जो है वह अभिदृश्य लेंस का द्वारक को बढ़ाकर इसे बढ़ाया जा सकता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वह चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट मेंडेलियन द्विसंकरण क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या होता है? देखिए अगर F2 पीढ़ी की अगर बात करें F2 पीढ़ी की तो सिंपल सी है, इसका रेशियो याद रखिएगा 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर F1 पीढ़ी की बात करें तो 3:1 और 9 और F2 पीढ़ी की बात करें तो 9:3:3:1 यानी F1 में 3:1 हो जाएगा और F2 के लिए अगर बात करें तो इसका 3 गुना कर दीजिए, 3:9 3 और फिर सेम टू सेम रख देना है। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला द्वारा स्रावित होता है और लड़ो या उरु हार्मोन से प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है? तो एड्रीनल हार्मोन। 40 का 3 नंबर सही है। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3
सही है। चलिए अंत में हाँ, अब हम लोग करंट अफेयर को देख लेते हैं कि सेल के सीएमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो सेल के सीएमडी के रूप में हाल ही में कृष्ण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। SAFF-U अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता है। तो इसका खिताब बांग्लादेश ने जीता है या फिर अपने नाम कर लिया है। 47 का 2 नंबर है। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज हाल ही में कौन है। तो भुवनेश्वर कुमार हो जाएगा। 48 का 1 नंबर। साधना सप्ताह 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो साधना सप्ताह 2026 का आयोजन 2 से 8 अप्रैल तक किया जाएगा। मूडीज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो 6%, 6% रहने का अनुमान मूडीज के द्वारा लगाया गया है। 150 का 4 नंबर सही है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 261 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।